नमस्कार प्यारे साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है ना। तो आज हम लोग महामैराथन सेशन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हर सैटरडे को आप लोगों का महामैराथन होगा, है ना, शिक्षक भर्ती में। तो ऐसे बच्चे जो एसएसटी वाले हैं, ठीक है, तो एसएसटी वाले हमसे जुड़कर इस महामैराथन का फायदा जो है आप उठा सकते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे प्रश्न जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि जैसे कि सीजीटेट में इस बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि कंपटीशन लेवल को देखते हुए प्रश्न पूछा गया है ना। तो शिक्षक भर्ती में काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको हाई लेवल के प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, हाई लो सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि अगर लो लेवल का क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो भी आपसे बने, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो भी आपसे बने, ठीक है, और हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपसे बने। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे गायत्री, ठीक है, रामलाल राठिया जी गुड आफ्टरनून, ऋषि जी गुड आफ्टरनून, रोहिणी साहू जी गुड आफ्टरनून। सुनो तो जी, वो फैन को ऑफ करो, तो मतलब ऑन करो, तो यहाँ ये वाला फैन, ज़्यादा गर्मी लग रही। चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो हमने अभी वीकली पढ़ा हुआ था, गुप्त काल के बारे में पढ़े, और मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है अब मुगल। तो हम लोग गुप्त वंश के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके अलावा मुगल कालीन, है ना, कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है ना, सोचना है थोड़ा सा, और सोच समझ के आपको आंसर जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संबंध में या संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि जब मैंने वीकली क्लास लिया था गुप्त वंश से, है ना, तो गुप्त वंश से संबंधित मैंने गुप्त वंश की कला संस्कृति, गुप्त वंश के राजा महाराजा, गुप्त वंश में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, स्त्रियों की स्थिति, दास प्रथा, व्यापारियों की स्थिति, सारी चीजों के बारे में मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। तो सभी बच्चे लोग आंसर बताएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है, ओके। साहिल पटेल जी गुड आफ्टरनून। कई बच्चों का आंसर जो है वो आ गया है, तो सोच समझ के सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पंचायतन शैली का एक प्रारंभिक उदाहरण है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अत्यंत सरल प्रश्न है, अगर क्लास में आपने ध्यान देकर पढ़ा होगा तो ये प्रश्न जो है वो जरूर बन जाएगा। बताइए जी देवकी जी। चलो बाकी लोग भी बताएंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है कौन से राज्य में है, फटाक से कमेंट करके बताएंगे। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, जो कि एक गुप्तकालीन मंदिर है, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक्चुअल में ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन से राज्य में है। ठीक है, एक गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ये जो है वो भगवान शिव को समर्पित नहीं है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो याद रखिएगा, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है क्या? बिल्कुल नहीं है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और यह मंदिर जो है पंचायतन शैली का एक प्रारंभिक उदाहरण है, ये भी सही है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ये भी सही है। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है गुप्त काल से संबंधित है, तो आपकी स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 बस करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। तो याद रखिएगा, केवल यहाँ पे अगर हम देखें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसको याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल यूपी वालों का सही आ रहा है,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनीष जांगड़े जी गुड आफ्टरनून। ओके ओके, याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित नहीं है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं और साथ ही साथ हम देवगढ़ के दशावतार मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिर है, पंचायतन शैली में निर्मित है। उसके अलावा है ना भगवान विष्णु को समर्पित है। 5वीं से 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायतन एक मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिर। ठीक है, एक मुख्य मंदिर के अलावा 4 सहायक मंदिर होते हैं पंचायतन शैली में। और पंचायतन शैली का एक उदाहरण माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5वीं से 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो गुप्त काल में करवाया गया था। ठीक है, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। तो ऐसे ही यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इस तस्वीर को आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो तस्वीर आपको पीछे दिखाई दे रही है ना, ये भी गुप्तकालीन एक मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? और इसको मैंने क्लास में करवाया था, है ना। तो कहीं ना कहीं हम रिवीजन के तौर पर ये जो एमसीक्यू सेशन है उसको लाते हैं, ताकि क्लास में हम लोग जो वीकली पढ़े रहते हैं ना, उसी का हम रिवीजन करते हैं सैटरडे को। इसीलिए सादी पीएससी एकेडमी आपके लिए एक अच्छा नियम बनाकर रखा हुआ है भाई, कि हम क्या करते हैं कि वीकली पूरा पढ़ लेते हैं चीजों को, और हम लोग सैटरडे को रिवीजन करते हैं। जो हम लोग वीकली पढ़े हुए हैं उसी का रिवीजन करते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो थ्योरी भी होती रहे और इधर एमसीक्यू के रूप में भी होते रहे। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे ध्यान लगा के तो जरूर बता पाएंगे कि पीछे बैकग्राउंड में मैंने जो तस्वीर लगाई हुई है ये गुप्तकालीन मंदिर की ही तस्वीर है। तो कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है ना, तो आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, एटलीस्ट जो मेरे क्लास में जुड़ते हैं वो लोग तो बता सकते हैं। पीछे जो मैंने बैकग्राउंड में तस्वीर ली हुई है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी अब। हालांकि एमसीक्यू करवाऊंगी, है ना, लेकिन मैं एमसीक्यू ही लगातार नहीं करवाती रहूंगी। मैं जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी उसको इस तरह आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। अब मेरे क्लास में अब मैं रूल को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में मैंने जो फोटो लगाया हुआ है ये कौन से मंदिर का फोटो है? ठीक है, वाह रोहिणी जी, बहुत ही गलत जवाब। किसी का जवाब आएगा कि नहीं आएगा? लगता है जवाब नहीं आने वाला, है ना। तो मैंने क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाया था। क्यों देवकी जी, पता है क्यों ध्यान नहीं दे रही हो? तो मैंने बताया था ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखाया था, मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई थी, है ना। और इस तस्वीर को मैं दिखाई थी। पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसको मैंने बताया था नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अधिकतर जो मैंने गुप्तकालीन मंदिर आप लोगों को पढ़ाया था ना, वो आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में स्थित है। और पीछे जो बैकग्राउंड में आपको जो मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो तस्वीर है ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। ठीक है, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन यह जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। और यह जो गुप्तकालीन मंदिर है ये भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, वाह, कई लोग तो कुछ बोल नहीं पाए तो सिरपुर का मंदिर लिख दिए है। सिरपुर का मंदिर किसी भी एंगल से ऐसा लगता है? हालांकि सिरपुर का मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है ना। तो किसी भी एंगल से सिरपुर का मंदिर लग रहा है? ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। तो अब मैं ऐसी तस्वीरों को लाऊंगी, आप लोगों को पहचानने के लिए बोलूंगी। ओके, अब कई लोग तिगवा का विष्णु मंदिर लिख दिए हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर ये नहीं है, ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। और यह जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है सभी को। सभी बच्चे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करना है। अच्छा, अब याद आया जी मनीष जी आपको? तो लगता है कि आज ही आप लोगों को मतलब जज करना पड़ेगा कि आप लोग घर में पढ़ते नहीं हो, है ना। इससे ये साबित हो जाता है कि आप लोग घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखो, ये कौन सा मंदिर है? ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये कौन सा मंदिर है? सोचो सोचो, मैंने कहा था ना घर में जाके थोड़ा सा मेहनत करना है, सभी मंदिर को सर्च कर करके देखना है। तो थोड़ा सा घर में जाकर मेहनत किया कीजिए।
चलो देखो, सोचो और बताओ। ये जो स्क्रीन में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो कौन सा मंदिर है? चलो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मेरा ही टाइम चले जाएगा, है ना, आप लोग तो बता नहीं पाओगे। तो ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये है तिगवा का विष्णु मंदिर। अब सब लोग तिगवा तिगवा बोल रहे थे, एक्चुअल में ये जो पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये है तिगवा का विष्णु मंदिर। ओके, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है तिगवा का विष्णु मंदिर, जिसकी इस तरह से खंभे बने हुए हैं, ये भी गुप्तकालीन, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। तो तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पहौरीबंद तहसील में 5वीं शताब्दी में, है ना, एक प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर है। और यह वर्गाकार गर्भगृह और 4 खंभों वाले मंडप के साथ पत्थरों से निर्मित है। आपने देखा कि खंभों वाला एक मंदिर है ना, जो कि 5वीं शताब्दी में बना हुआ है। और यह एक क्या है? विष्णु मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित। तो याद रखिएगा तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी एक क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। ओके, यहाँ विष्णु के साथ साथ नरसिंह और शेष शाही विष्णु की मूर्तियां भी है। ठीक है, ये तो विष्णु के ही रूप है ना। तो इत्यादि प्रकार के विष्णु की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएगी तिगवा के विष्णु मंदिर। तो पता चल गया, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में। तो तीनों बातें याद हो गई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश। अब याद हो जाएंगी आप लोगों को मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जो दौर है वो एकदम अच्छे से था। ठीक है, मंदिर, कई सारे मंदिर जो है बनना स्टार्ट हुआ गुप्त काल के दौरान, लेकिन मूर्तिकला के मामले में भी गुप्त काल पीछे नहीं था। मैंने कहा था, हमने गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा है? चाहे कला के बारे में हो, कला और साहित्य के बारे में हो, कई प्रकार के साहित्यों की रचना गुप्त काल में हुई। ठीक है, और खगोल विज्ञान की मैं बात करूं तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे कई सारे खगोल वैज्ञानिक गुप्त टाइम पीरियड में थे। चिकित्सा व्यवस्था की बात करूं तो धन्वंतरी थे, और मैं अगर शैल्य चिकित्सा की बात करूं तो सुश्रुत थे। ठीक है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं, सुश्रुत। तो इत्यादि सारे व्यक्ति, है ना, वहां पर थे, जाने माने विद्वान प्रकांड पंडित लोग थे। और साथ ही साथ कला के क्षेत्र में गुप्त काल ने काफी ज्यादा प्रगति की है, चाहे वो मंदिर निर्माण की कला हो या चित्रकला हो। ठीक है, तो हर तरफ से अगर हम देखें तो गुप्त काल जो है वो काफी ज्यादा पारंगत था। इसीलिए हम, है ना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं गुप्त टाइम पीरियड को। ठीक है, तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि मूर्ति कला का निर्माण भी स्टार्ट हुआ था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है। हर टाइम हम लोग गुप्त टाइम पीरियड से शासकों के बारे में पढ़ लिए हैं। कुमार गुप्त कौन है, स्कंद गुप्त, समुद्र गुप्त, हम हमेशा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमें ऐसी चीजों के बारे में भी पढ़ना है जो कि गुप्त काल से रिलेटेड है। क्या पता इस बार ट्रेंड जो है चेंज हो जाए, तो हमें अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन करके रखनी है। ठीक है, ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुप्त काल की मूर्तियों में आध्यात्मिक भाव और मानसिक शांति की, है ना, अभिव्यक्ति प्रमुख थी। ध्यान से सुनो, इस काल में सारनाथ और मथुरा मूर्तिकला मुख्य केंद्र थे। सारनाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सारनाथ और मथुरा मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था गुप्त टाइम पीरियड में। थोड़ा सा सोच के जवाब देना। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में कुषाण काल की अपेक्षा भारीपन अधिक था। मूर्तियों के वस्त्र पारदर्शी दिखाए गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं किसका किसका आंसर सही आ रहा है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। गुप्त काल की मूर्तियों में आध्यात्मिक भाव और मानसिक अभिव्यक्ति प्रमुख थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आध्यात्मिक भाव और मानसिक अभिव्यक्ति प्रमुख थी, ये झलक हमें दिखाई देती है। और इस काल में सारनाथ और मथुरा मूर्तिकला के मुख्य केंद्र थे, ये भी सही है। लेकिन गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में कुषाण काल की अपेक्षा अधिक भारीपन अधिक था, तो ये गलत हो जाएगा। मूर्तियों के वस्त्र पारदर्शी दिखाए गए हैं, तो आपका A, B और D
A, B और D ये सही हो जाएगा। अभी मैं इसे और भी एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है समझ में आएगी। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि गुप्त काल में, है ना, मूर्तियों के साथ साथ, है ना, मतलब मंदिरों के साथ साथ मूर्ति कला भी अपनी चरम सीमा पर थी, मतलब मूर्ति कला भी बनने लगी थी। और मुख्य केंद्र की अगर हम बात करें तो मुख्य केंद्र सारनाथ और मथुरा वाला क्षेत्र था, ठीक है। ओके, फटाफट सभी बच्चे आंसर बताएंगे। चलो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं और भी अच्छे से। अगर हम व्याख्या की बात करें तो गुप्तकालीन मूर्तियां शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ आध्यात्मिक शांति दर्शाती थी। हमने स्टेटमेंट 1 करेक्ट लगाया था, तो बिल्कुल दर्शाती थी। सारनाथ में बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा की मूर्ति सर्वोत्तम उदाहरण है कि इस दौरान गुप्तकालीन मूर्तियां बनी हुई थी, ठीक है। उसके अलावा कुषाण मूर्तियों की तुलना में गुप्त मूर्तियां अधिक कोमल और सौम्य थी, ठीक है। कुषाण मूर्तियों की तुलना में, है ना, गुप्तकालीन मूर्तियां में भारीपन नहीं था, वो अधिक कोमल और सौम्य थी, क्योंकि कुषाण काल में भी बुद्ध की सारी मूर्तियां बनी हुई थी और इस दौरान भी अनेक सारी मूर्तियां बनी, है ना, लेकिन ये कुषाण काल की तुलना में कोई अधिक भारीपन नहीं था, ये कोमल और सौम्य थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। तो ऐसे हमें प्रश्नों को सीखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम हाई लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो मीडियम लेवल के प्रश्नों को तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े फिर। चलिए, 2 ही क्वेश्चन हुआ है हमारा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देवकी जी, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था बहुत अच्छे से, है ना। क्या पढ़ाया था? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, कि गुप्तों का जो प्रशासन था वो कैसे था। तो गुप्त प्रशासन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है भुक्ति, ठीक है। भुक्ति का जो प्रभारी था, है ना, एक साइड ये जो प्रशासन के बारे में दिया गया है और एक साइड दिया गया है प्रशासनिक प्रमुख। भुक्ति उपरीक, विषय विषयपति, ग्राम उपरीक, पेट पेटपति। चलो अब बाकी लोग को भी बताने देते हैं, बाकी लोग भी बताएंगे भाई क्या क्या आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, लगभग सभी बच्चों का आ रहा है आंसर। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास में पढ़े थे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, क्लास में हमने देखा था गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। तो देश सर्वोच्च है, जैसे कि हमारा भारत देश क्या है, सर्वोच्च है कि नहीं, है कि नहीं जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे गुप्त काल में देश, ठीक है। गुप्त काल में हमारे पास क्या है, देश है, जैसे कि आज हमारे पास क्या है, भारत देश है, ठीक है। देश के नीचे क्या होता है, राज्य होता है, ठीक है। देश के नीचे क्या होता है, राज्य होता है। तो उन लोग राज्य को क्या बोलते थे, भुक्ति बोलते थे। क्या बोलते थे, भुक्ति, ठीक है। या इसको आप लोग बोल सकते हो प्रांत, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखे थे, विषय, विषय मतलब जिला, ठीक है, विषय मतलब जिला, ठीक है। तो इसके नीचे होता है पेट, और पेट के नीचे क्या था, ग्राम। तो इस तरह से गुप्तकालीन संरचना विद्यमान थी, हमने देखा था, ठीक है। और देवकी जी आप बताएंगे कि देश का जो प्रशासनिक प्रमुख था वो कौन था, गोरना। देश का जो प्रशासनिक प्रमुख होता था उसे गोरना या गोपत्री कहा गया था। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है और उसका प्रशासनिक प्रमुख है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है गुप्त काल से। ओके, गोपत्री भी बोल सकते हैं आप लोग इसे, गोरना या आप गोपत्री भी आप इसे बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भुक्ति, है ना, भुक्ति का उपरीक जो अधिकारी होगा क्या हो जाएगा, उपरीक हो जाएगा। उसके अलावा विषय का जो अधिकारी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषयपति, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पेट, पेट का जो अधिकारी हो जाएगा पेटपति। उसके बाद मैंने कहा था कि जो ग्राम प्रमुख होगा वो होगा ग्रामपति या महत्तर,
मैंने कहा था कि ग्राम का जो अधिकारी होगा उसको मैंने ग्रामपति या महत्तर कहा था, और इस तरह से जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बटी हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई। तो इसी से रिलेटेड मैंने गुप्तकालीन प्रशासनिक संरचना से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आया है। वेरी गुड सभी को। तो चलिए फिर हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? विकल्प नंबर सी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ग्राम का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो ग्रामपति या महत्तर होता है। ठीक है, याद रहेगा, ग्राम का जो प्रशासनिक प्रमुख को हम ग्रामपति या महत्तर के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर सभी बच्चे लोग लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों से अवगत कराने वाली हूँ। ओके, ठीक ठीक, इसके बाद का आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हम निम्न कथनों पर विचार करते हैं कुमार गुप्त जी के बारे में। कुमार गुप्त प्रथम, वही कुमार गुप्त प्रथम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और मैंने बताया था कुमार गुप्त को हम और कौन से नाम से जानते हैं, जरा बताइए तो। गर्मी बहुत है जी, और आज यहाँ लाइट ऑफ हो गया है तो पसीना निकल रहा है। चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर। करिश्मा, अभिषेक, निमी यादव, बबली, ऋषि, करिश्मा पटेल। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी कि नहीं थी? उसकी मुद्राओं पर गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल योमेश शशि अंकित है। सक्रादित्य उसकी महेंद्रादित्य से भिन्न उपाधि है। जो चीजों को मैं क्लास में है ना नहीं करवाई हूँ उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पर करवाऊंगी, ताकि क्लास में भी हमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने को मिले और एमसीक्यू सेशन में भी हमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने को मिले। ओके, लगभग सभी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। चलो सॉल्व करें कि नहीं करें? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं ना। कुछ माइंड में नहीं आ रहा है? यही चीजें तो आपको है ना, यही चीजें डील करना पड़ेगा हिस्ट्री में, है ना। तो यही चीजें हैं कि हमें मिक्सअप नजर आती है ना। कई सारे विक्रमादित्य दिख जाते हैं, अरे कौन सा विक्रमादित्य है, तो हम बार बार रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चीजें तभी आपको याद हो पाएंगी जब आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, कई बार पढ़ते हैं हमको चीजें याद नहीं होती, हम निराश हो जाते हैं, अरे छोड़ ना कल देख लेंगे, सो जाते हैं रात में, अरे छोड़ ना कल देख लेंगे। तो अगर आपको अपना लक्ष्य चाहिए है ना, तो उसके लिए डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। कई बच्चे लोग मुझे आके पूछे हैं कि मैम हिस्ट्री याद नहीं होती है ना, हम कैसे करें, कैसे पढ़ें। तो अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं है ना, चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको चीज़ें याद होंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जब आप पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ते हो ना, तो पढ़ाई आपको बोझ ही लगेगी। तो बात माइंड सेट का है, अपना माइंड सेट, अपनी सोच को सही रखिए, पढ़ाई भी आपको अच्छी लगने लगेगी जब आपके सामने आपका रहेगा लक्ष्य। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि मुझे हाँ बनना ही है, शिक्षक भर्ती में एक आध पोस्ट लेना ही है, तो आप लोग जरूर कर लोगे। तो इसके लिए खुद से मोटिवेशन देना है, कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। ओके, ठीक है, ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं, हम लोग नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी, तो बिल्कुल सही है, कुमारगुप्त को हम महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसकी मुद्राओं में गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योमोश शशि अंकित है। तो इन्होंने जो मुद्रा लॉन्च की थी, और ये जो दोनों नाम मैंने बताया है, बिल्कुल कुमारगुप्त को ये भी कहा जाता था। सक्रादित्य उसकी महेंद्रादित्य से भिन्न उपाधि थी। ठीक है, तो भिन्न उपाधि नहीं थी, ये समानार्थी थी, समानार्थी थी।
तो भिन्न उपाधि नहीं थी, ये समानार्थी थी। तो कैसे समानार्थी थी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। लेकिन भिन्न उपाधि नहीं थी, ये दोनों समानार्थी थी। तो कैसे समानार्थी है इसको मैं पूरा ना इसका मीनिंग वगैरह पूरा ढूंढ कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो कैसे समानार्थी है इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है महेंद्रादित्य का अर्थ, महेंद्र मतलब इंद्र, मतलब देवताओं के राजा। उसके अलावा आदित्य मतलब क्या, सूर्य। जब हम लोग महेंद्र प्लस आदित्य को संधि करके जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा महेंद्रादित्य। महेंद्र प्लस आदित्य इक्वल्स टू महेंद्रादित्य। तो यहाँ पर अगर हम महेंद्र की बात करें तो महेंद्र का अर्थ होता है इंद्र, और इंद्र कौन है, देवताओं की राजा। उसी तरह अगर हम बात करें आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, मतलब इंद्र के समान महान और सूर्य के समान तेजस्वी। इंद्र के समान महान और सूर्य के समान तेजस्वी। राजा लोग अपने आप को महान साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक उपाधि देते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंद्र के समान महान और सूर्य के समान तेजस्वी महेंद्रादित्य का अर्थ होता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं है ना शक्रादित्य, तो शक्र मतलब क्या होता है, इंद्र का दूसरा नाम ही क्या होता है, शक्र। इंद्र का ही दूसरा नाम क्या होता है, शक्र। और आदित्य मतलब होता है सूर्य। तो इंद्र के समान महान और सूर्य जैसा तेज रखने वाला। तो दोनों के मीनिंग जो है वो सेम हुए, समानार्थी हुए। तो भिन्न कैसे हो सकता है, शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। तो दोनों के मीनिंग जो है क्या है, सेम है, इसलिए हम इसे समानार्थी कहेंगे, भिन्न तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे ना तो हो जाएगी सारी चीजें, बस आप लोगों को मेहनत करना है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जी, बुक में नहीं रहता है सब क्वेश्चन। घटना चक्र में खोज लोगे ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं खुद बना लेती हूँ, ठीक है, ओके। तो समझ में आई। तो शक्रादित्य और महेंद्रादित्य दोनों समानार्थी हैं, भिन्नार्थी नहीं। दोनों में कोई भिन्न नहीं है, ये क्या है, सेम मीनिंग है। आई बात समझ में, ठीक है। पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाएगा, ओके, ठीक है। आज इस पीडीएफ को मैं फ्री में डलवा दूंगी टेलीग्राम में, ठीक है। तो जिसको फ्री वाले हैं है ना, तो जो फ्री में जुड़े होंगे बच्चे उनको भी फायदा मिल जाएगा। समझ में आई बातें, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसी क्वेश्चन पर आपको लाइक करना है, ओके। बाकी लाइक करोगे तो ऐसी ऐसी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ओके रजनी, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब राजा खुद को बहुत शक्तिशाली और तेज दिखाना चाहता है, इसका अर्थ ये है। दोनों उपाधियों का लगभग मीनिंग जो है वो सेम है। शक्रादित्य इक्वल टू महेंद्रादित्य, समानार्थी, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई। नालंदा में समय मापने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था, ठीक है, जल घड़ी का प्रयोग होता था। नालंदा में प्रवेश बिना परीक्षा के होता था। थोड़ा सोच के बताइए। और ये जल घड़ी क्या होता है ना, इसकी तस्वीर मैं खोजना भूल गई हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जल घड़ी की तस्वीर खोज के लाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा से चलो प्रश्नों को पढ़ो फटाक से, फिर हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। साथ ही पीएससी एकेडमी वाले टेलीग्राम में मिलेगा आपको। हमारे चैनल का जो टेलीग्राम है ना, साथ ही पीएससी एकेडमी, वहां पर पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाएगा आज का जो क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। चलो बताओ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नालंदा में समय मापने के लिए जल घड़ी का उपयोग होता है, हाँ ये भी सही है। नालंदा जो विश्वविद्यालय थी इसमें समय मापने के लिए जल घड़ी का उपयोग होता था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा नालंदा में प्रवेश बिना परीक्षा के होता था, ये गलत है। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है नालंदा, ठीक है, अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा देना पड़ता था, ठीक है, प्रवेश परीक्षा आयोजित होती थी। अगर आपको नालंदा में प्रवेश लेना होता था तो इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं जो है वो आयोजित
की जाती थी। तो इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय में हुई थी, बिल्कुल सही है। नालंदा में समय मापने के लिए जल घड़ी का उपयोग होता था, तो केवल 1 और 2 विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने ही की थी। ठीक है, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी, जो कि विदेशी आक्रमणकारी था, जो कि यहाँ पर आया था। मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारत में चांदी के सिक्कों की शुरुआत। सबसे पहले भारत में चांदी के सिक्कों की शुरुआत कब हुई है? कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शेरशाह सूरी है वो आगे चलकर चांदी का सिक्का, रुपया जारी करेगा, इसलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत में चांदी के सिक्कों की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है, तो भारत में चांदी के सिक्कों की शुरुआत 5वीं-6वीं शताब्दी, है ना, या 6वीं-7वीं शताब्दी या 5वीं-6वीं शताब्दी, जहां से महाजनपद काल स्टार्ट हुआ है वहां से माना जाता है। ठीक है, तो ईसा पूर्व के 6वीं शताब्दी में आहत सिक्के चलन में आए थे। ये महाजनपद काल में शुरू हुए और भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आहत सिक्के का प्रचलन है या चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो है वो, है ना, महाजनपद काल से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये जो आहत सिक्के होते हैं ना वो सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। आहत सिक्के किसे कहते हैं उसको भी मैं अभी बताऊंगी, है ना, किस तरह से बने होते थे आहत सिक्के और कैसे दिखते थे, है ना, तो उसकी तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। हालांकि हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन जो है वो घूमते रहते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजों को लेकर आई हूँ। ठीक है, ओके। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, और इसका वजन लगभग 11.5 ग्राम था। आगे चलकर, है ना, आज के रुपये का आधार बना। यही आगे चलकर आज के रुपये का क्या बन जाता है? आधार बनता है। तो मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया, मध्यकाल इतिहास की अगर हम बात करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में कलकत्ता में चांदी का 1 रुपया सिक्का जारी किया था। इस पर किंग जॉर्ज द्वितीय की तस्वीर अंकित थी। ठीक है, तो मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का लॉन्च किया। प्राचीन भारत में हमें महाजनपद काल में सबसे पहले चांदी का सिक्का प्रयोग में लाया गया था, उसके बारे में पता चला। और ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757, है ना, यानी कि कलकत्ता में प्लासी का युद्ध जब जीता तो उन्होंने 1 रुपए का चांदी का सिक्का भी जारी किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको चांदी के सिक्के के इतिहास के बारे में अभी पता चला। ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है पंचमार्क या आहत सिक्के। ये जो पीछे आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है ना, ये पंचमार्क या आहत सिक्के हैं। ठीक है, तो जिसकी शेप जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रहती थी, क्योंकि उस टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि हमें एक ही साइज में सिक्का जो है मिले, तो जैसे तैसे बना लेते थे भाई हम लोग सिक्के को, है ना। और यहाँ पर पंचमार्क सिक्के मतलब इसमें कुछ लिखी नहीं रहती थी, चीजें लिखी नहीं रहती थी, इसमें सिर्फ तस्वीरें बस रहती थी। अब ये तस्वीरें जो है वो सिक्के में कैसे इन लोग अंकित करते थे, वो ठप्पा के द्वारा करते थे। ऐसे ठप्पा लगाते थे उसको अभी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ना इन सिक्कों को देख लीजिए कि किस प्रकार से दिखाई देते थे पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है, तो ठप्पा क्या होता है, पंच कैसे मारते थे, मान लो एक लोहे की मुहर होती है, मतलब मान लो ऐसे इसमें ये लोहा है ना, ठीक है, इसमें मुहर बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि आज हमारे पास क्या होती है, सील होती है। सील मतलब ही मुहर होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक सील हुई है, मतलब मान लो मेरे पास एक लोहे की सील है। ठीक है, लोहे की एक सील है, ध्यान देना। तो लोहे की सील है तो उस मुहर पर कोई चिन्ह बना होता है, मान लो सूरज बना हुआ है या पेड़ बना हुआ है। मान लो मेरे पास लोहे की सील है और उस सील पर पेड़ या सूरज की मुहर बनी हुई है। ठीक है, और जैसे कि मेरे पास मेरे साथी पीएससी एकेडमी की सील है तो उस पर हमारे साथी पीएससी एकेडमी का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह उनके पास भी क्या होती थी, एक मुहर होती थी जिस पर पेड़ या सूर्य की तस्वीर बनी रहती थी। ठीक है, तो फिर उस मुहर को सिक्के पर जोर से दबाया जाता था। मान लो ये सिक्का है मेरे पास, ठीक है, और ये जो मुहर है मेरे पास, मान लो मेरे पास साथी पीएससी एकेडमी की सील है तो मैं सील को जोर से वहां पे ऐसे प्रेस करूंगी। ठीक है, तो जब हम मुहर से, है ना, उस सिक्के पर प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे चित्र जो है वो अंकित हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ठप्पा लगाया जाता था सिक्कों के ऊपर, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं,
है ना। तो देखो यहाँ पर सिक्के पर वह चिन्ह छप जाता था, ऐसे ही अलग अलग मोहरों से कई चिन्ह बना दिए जाते थे। ठीक है, इसी तरह अलग अलग मोहरों से कई चिन्ह बना दिए जाते थे। इसे ही पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था, जो कि उस टाइम प्राचीन काल में प्रचलित। ठीक है, ये प्राचीन काल के सिक्के थे, महाजनपद टाइम पीरियड में ऐसे ही सिक्के जो है हमें देखने को मिलते थे। ओके, चलो बस समझाने के लिए मैंने बताया है, अब ठप्पा ठप्पा करके सोचते मत रह जाइएगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। ओके, चलिए फिर हम लोग फिर आगे देखते हैं, और भी अनेक सारे प्रश्न हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, ये देखो, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मुगल साम्राज्य, है ना। कल ही हमने स्टार्ट किया हुआ है मुगल साम्राज्य, कल नहीं किए हैं, 2 से 3 दिन हो गया है कि हमने मुगल साम्राज्य स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य मैंने स्टार्ट किया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा है हुमायूं। तो हुमायूं के मकबरे से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोग ढूंढ कर लाएंगे कि ये जो हुमायूं का मकबरा है, जिसे भारत का पहला उद्यान मकबरा कहा जाता है ना। तो कई बच्चे लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा ना। कल मैंने बताया था कि इसको हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। तो कई लोग सोच रहे होंगे, अरे मैडम, ये अकबर की मम्मी तो कौन थी, हमीदा बानो बेगम थी, तो हाजी बेगम कहाँ से टपक गई। तो उस दौरान मुगलों के एक नहीं कई पत्नियां होती थी, है ना। तो वो जो यहाँ पर अगर मैं हमीदा बानो बेगम की बात करूं तो अकबर की मम्मी थी, लेकिन कई सारी पत्नियां होती थी मुगलों की। तो उनकी एक बड़ी पत्नी थी, है ना, सबसे बड़ी पत्नी थी, जिसका नाम है हाजी बेगम, या इसी को बेगा बेगम भी कहा जाता है। तो हाजी बेगम ने बनवाया था इसको, हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, जिसे भारत का पहला उद्यान मकबरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसकी विशालता को देखते हुए, इस मकबरे की विशालता को देखते हुए, और भारत का पहला उद्यान मकबरा है, जिसकी वजह से इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किया है। ठीक है, देखो भाई, जब तक हम जो चीजें या जो तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमें देख देख कर ही पढ़ना चाहिए। जब हम तस्वीरों को देखते हैं तो थोड़ा सा हम इमेजिनेशन कर पाते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में चलती है कि हाँ ऐसी रही होगी तस्वीरें, है ना, इस तरह से बनाया जाता रहा होगा उस दौरान। तो हमारे दिमाग में जो है चीजें चलती है कि हाँ ठीक है, वाकई में इनकी वास्तुकला जो है वो काफी तारीफ के काबिल है। ठीक है, चलो, तो इसके बारे में और भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी, ध्यान। तो इसके निर्माण की शुरुआत हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी हाजी बेगम के मार्गदर्शन में हुआ। ठीक है, इसका निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच में हुआ है, जो मुख्य रूप से सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। याद रखिएगा, इसका निर्माण 1556 से 1572 ईस्वी के बीच में हुआ है। इसके डिजाइनर फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास थे, जिसको मैंने गियास भी लिखाया हुआ है, कहीं कहीं पे गियास लिखाया है ना, ही के जगह गी लिखाया हुआ है। तो इसके जो वास्तुकार थे, इसके जो डिजाइनर थे, वो कौन थे, मिराक मिर्जा घियास थे, जो कि फारस से थे। ठीक है, विशेष रूप से अफगानिस्तान के हेरात से बुलाया गया था। ठीक है, इन्हें विशेष रूप से अफगानिस्तान के हेरात से बुलाया गया था। हेरात, मकरान, कांधार, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में आपको दिखाई देता है, लेकिन मेनली ये फारस के थे, लेकिन है ना ये रहते थे हेरात वाले क्षेत्र में, तो इन्हें हेरात से बुलाया गया था। कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, मिर्जा घियास हैं, मिराक मिर्जा घियास हैं। इसको बनाया था बेगा बेगम या हाजी बेगम ने, दोनों, मतलब बेगा बेगम भी हाजी बेगम का ही नाम है, जो कि हुमायूं की बड़ी पत्नी थी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बता देंगे कि यूनेस्को ने, है ना, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था हुमायूं के मकबरे को। और याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है 1565 में स्टार्ट हुआ, 1572 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य जो है वो किया गया था हुमायूं के मकबरे। ठीक है, हाँ, तो कई बच्चे लोग बता रहे हैं कि 1993 में, है ना, हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। यूनेस्को क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को क्या करता है कि दुनिया भर के जो अच्छी इमारतें हैं, जो कला संस्कृति है,
ठीक है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बड़ी बड़ी इमारतें हो या कहीं की कल्चर हो, जैसे कि राजस्थान के कई सारे जो नृत्य हैं उसको यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, या कई सारे शहर हों उसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो ऐसे शहर हो, कला संस्कृति हो, बड़ा सा स्थापत्य हो, है ना, तो ऐसी चीजों को यूनेस्को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है और उसके रख रखाव के लिए खुद जिम्मेदारी उठाता है और उसके लिए फंड भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हुमायूं की एक नहीं अनेक पत्नियां थी, ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी, है ना, वो भी हुमायूं की पत्नी थी। बेगा बेगम जिसे हम हाजी बेगम के नाम से जानते हैं, वो सबसे प्रमुख पत्नी थी, पहली पत्नी थी। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उसके पास लगभग 7 से 9 पत्नियां थी। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं माह चूचक बेगम, ठीक है, गुलबर्ग बरलास, मिवेह जान, शाद बीबी, चांद बीबी, ये सब किसकी पत्नियां थी? हुमायूं की। तो नेम मुस्लिम नेम है तो थोड़े से अजीब रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम देखें हुमायूं नामा के रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना है उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम। चलिए बताइए, यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बताओ। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर बताएंगे। तो देवकी जी बताओ। चलो, तो कल हमने शेर शाह के बारे में पढ़ा था। शेर शाह का टाइम पीरियड 1540 से 1545 ईस्वी है। सूरवंश का जो संस्थापक था वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां, है ना, और फरीद जो है वो बहार खां लोहानी के यहाँ जॉब करता था। बहार खां लोहानी ने, है ना, जब ये बहार खां लोहानी के साथ शिकार पर गया रहता है तो ये अपने एक ही तलवार के वार से उसे मार देता है, शेर को। ठीक है, तो इससे जो बहार खां लोहानी है वो काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इसे उपाधि देते हैं शेर खां की। तो यही शेर खां की कहानी है और उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप लोगों को सोल्व करना है। ओके, लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आ रहा है। तो यहाँ पर आइए हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ है? तो सॉल्व करते हैं। हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी के बीच, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच, शेर शाह एवं मिर्जा कामरान के बीच, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं के बीच। क्या? अगर मैं हुमायूं के टाइम पीरियड की बात करूं तो बताओ देव कि क्या है हुमायूं का टाइम पीरियड? सबसे पहले मैं बताई थी, है ना, 1530 से 1540। इस बीच में बेचारा मस्त शासन करते रहता है क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? 1530 में किसकी मृत्यु हुई है? बाबर की मृत्यु। अब बेचारा जो है वो शासन ग्रहण कर लिया है आगरा में, मस्त अब सिंहासन पर बैठ गया है हुमायूं। इसका जो टाइम है 1530 से 1540, ये कई प्रकार के अभियान चलाता है, जैसे कि कल हमने देखा था। ठीक है, कलिंजर का अभियान चलाता है, चुनार का अभियान चलाता है, फिर चौसा का युद्ध होता है, फिर वो हार जाता है शेर शाह सूरी से। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, फिर वो हार जाता है शेर शाह सूरी से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540 था। उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जब वो हार जाता है शेर शाह सूरी के साथ, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ से चले जाता है। और ये जो टाइम पीरियड रहता है, हम इस टाइम पीरियड को इसका निर्वासन काल कहते हैं। ठीक है, तो कई बार से मैंने बताया है कि हुमायूं का निर्वासन काल कौन सा है। तो 1540 से 1545 का जो दौर रहता है ये हुमायूं का निर्वासन काल रहता है। ठीक है, इस बीच में वो यहाँ वहां भटकता है ना। इस बीच में अकबर का भी जन्म होता है 15 अक्टूबर 1545 को राणा वीर शाल के महल में। ठीक है, अमरकोट जो कि एक सिंध के राजा हैं उनके महल में इनका जन्म होता है अकबर का, जानते हो। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं ईरान 1543 में। ठीक है,
और 1543 में चले जाते हैं ईरान, और ईरान के शासक तहमास की सहायता से वो कांधार वाले क्षेत्र पर, जहां पर जो क्षेत्र उसने अपने भाइयों को दिया था, क्योंकि उसके पिता अकबर ने क्या कहा था कि जैसे मेरी मृत्यु होगी आपको पूरा साम्राज्य अपने भाइयों में बांटना है, उसने पूरा साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था। लेकिन जब हुमायूं की स्थिति खराब होती है तो उसके मदद करने के लिए कोई भी भाई नहीं आता, उसकी मदद जो है वो दूसरे दूसरे शासक लोग करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो 1543 में तहमास तो हुमायूं की मदद करता है, तो 1545 में वो कांधार कामरान वाले क्षेत्र को अपने हाथों में ले लेता है, हथिया लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। तो 1545 तक को ही हम उसका निर्वासन काल कहेंगे, क्योंकि 1545 में उसने सिंध वाले क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, है ना, 1555 से 1556, 1555 में वो पुनः भारत आता है, पुनः भारत आता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ेगा? सरहिंद का युद्ध लड़ेगा। और सरहिंद का युद्ध जब वो फाइनली लड़ता है तो भारत में उसका आधिपत्य फिर से कायम हो जाता है। तो इस तरह से हुमायूं जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है भाई, तब उसे जाके उसकी जो साम्राज्य है वो पूरा दोबारा मिलता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के साथ उसकी काफी दुश्मनी जो है वो हो गई थी। ठीक है, ओके ओके ओके, सभी बच्चे लोग सही बता रहे हो भाई, सभी को याद है। तो हम देखेंगे कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। और मैंने इसके मेन युद्ध को याद करने के लिए आपको कौन सा ट्रिक बताया था देवकी जी? कौन सा ट्रिक बताया था? देवराई का युद्ध, उसके बाद देवराई का युद्ध, उसके बाद डीसी बताया था, डीसी करंट याद रखना करके, है ना। उसके बाद क्या? KS। तो मेन इस युद्ध को याद करना है, देवराई का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवराई का युद्ध वो जीतते हैं, लेकिन चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध वो हार जाते हैं। इसी तरह सरहिंद का युद्ध भी वो जीत जाते हैं। तो देवराई का युद्ध कब होता है? 1532। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। ये क्रमानुसार अरेंज करने के लिए आता है, इसलिए हमें चीजों को याद कर करके रखना है। तो फिर से बताती हूँ, देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो सरहिंद का युद्ध होगा आपका 1555 ईस्वी में। ठीक है, ओके, याद हुआ है कि नहीं? चलो आगे बढ़े जी। लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश जो बाद में शेरशाह सूरी बना वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम, पटना, जौनपुर और लाहौर। हरीश जो है वो टैलेंटेड व्यक्ति था। ठीक है, अरबी, फारसी, तुर्की भाषा का ये ज्ञानी था। अरबी, फारसी, तुर्की भाषा का ज्ञानी था, और इसके पिता जो है वो सासाराम जमींदार के अंतर्गत, है ना, एक छोटा सा जगह था जौनपुर, वहां का जमींदार था इसके पिता। तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या है? हसन खां। भूल जा रहे हो जी? कल ही पढ़ाई थी। शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम क्या है? हसन खां। ये जौनपुर के जमींदार थे, और जौनपुर में ही इन्होंने बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी, फरीद ने। ठीक है, फरीद ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी, तो याद रखेगा इनके शिक्षा का केंद्र था जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह। तो मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? अगर इनमें से किसी का नाम आएगा तो वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, इसे उच्च शिक्षित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो मैंने कहा था कि गुप्त काल में, है ना, भूमि मापने की दो पद्धति थी, जिसे हम कुलियावाप तथा द्रोणवाप के नाम से जानते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी, है ना,
वो फ्री में दी जाती थी और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में ब्राह्मणों की जो है काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था और गुप्त कालीन अधिकतर राजा जो होते थे अपने जो भूमि होते थे, है ना, उसे अधिकारियों को दे दिया करते थे ताकि वहां से भी वो टैक्स उनको मिलता रहे, एक तरह से प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए, क्योंकि कई सारी जो भूमि होती थी उनकी पहुंच से बाहर होती थी, इसलिए वो अधिकारियों को दे दिया करते थे ताकि आप प्रशासन करो लेकिन आप लोग हमारे अधीन हो, आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को भी जमीन दी जाती थी लेकिन उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, तो ब्राह्मणों को इसकी छूट थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप क्या निर्दिष्ट करते हैं, क्या निर्दिष्ट करते हैं, भूमि मापने की इकाई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को और दरबारी विद्वानों को। तो ध्यान से देखना ना, गुप्त साम्राज्य के दौरान निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो अभी मैंने बताया था गुप्त साम्राज्य के दौरान किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, ब्राह्मणों को, क्योंकि अधिकारियों को जो भूमि प्रदान की जाती थी तो बदले में अधिकारियों को, राजा को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अगर ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की जा रही है तो ब्राह्मणों के लिए विशेष छूट होती थी, ब्राह्मण जो है वो टैक्स नहीं देते थे, हालांकि राजा उन्हें भूमि देती थी लेकिन ब्राह्मणों को कुछ बदले में देना नहीं पड़ता था। तो कर रहित कृषि भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी गुप्त टाइम पीरियड में। ओके, ठीक है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, गुप्तकालीन रचना है मृच्छकटिकम। देवकी बताओ, मृच्छकटिकम किसकी रचना है। रावण वध, रावण वध किसकी रचना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके देंगे। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है वत्स भट्टी, वत्स भट्टी किसकी रचना है, मतलब वत्स भट्टी की रचना का नाम बताओ। वत्स भट्टी जो है वो लेखक है, वत्स भट्टी की रचना का नाम बताओ। तो कहीं ना कहीं आंसर जो है वो छुपा हुआ है यहीं पर, है ना। तो मैं ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन जो है पूछते जाऊंगी क्योंकि गुप्तकालीन रचना जो है वो बहुत सारे हैं और हमारे पास एग्जाम में पूछा भी जाता है रचना से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताएंगे आप लोग बृहजातक, इतना पढ़ाई हूँ, इतना रटवाई हूँ क्लास में, तो अभी तक याद हो गया होगा। बृहजातक किसकी रचना है, बृहजातक। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, वितक भागम, हिरण्य, उद्रंग, उपरनिका। बताओ जी बताओ, क्या। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 की कक्षाएं जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स की कक्षाएं जो है वो 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे व्यापम की क्लासेस है ना। तो इसकी नई बैच जो है हमारे साथी पीएससी एकेडमी में स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे बच्चे जो अभी नए सिरे से पढ़ना चाहते होंगे प्रीलिम्स में, है ना, तो एडमिशन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी व्यापम की क्लासेस जो है स्टार्ट हुई है और स्पेशली मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी नए सिरे से तैयारी करवाई जा रही है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 और उपयुक्त सभी। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी ने राजस्व के लिए भी सुधार किया है। ठीक है, राजस्व क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया, सैनिक सुधार किया, करेंसी प्रणाली में सुधार किया। तो इससे रिलेटेड सभी जो हमारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था, है ना, हालांकि हमने शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में नहीं पढ़ा है, हम लोग कल की क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो शेरशाह सूरी ने राजस्व सुधार में भी काम किया है, सैन्य सुधार में भी काम किया है
है ना, और करेंसी सुधार में भी काम किया है। तो सभी क्षेत्रों में शेरशाह सूरी ने काम किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर और औरंगजेब। हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, हम प्राचीन इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। और मध्यकालीन इतिहास में जिसने सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया है ना, वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन है, ऐसा पूछा जाएगा तो कौन है? शेरशाह सूरी। ओके, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, है ना। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थी। तो नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को, थोड़ा सा सोचना है और इसका आंसर बताना है। थोड़ा सा सोचेंगे और इसका आंसर बताएंगे। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ठीक है। हालांकि वह एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं। लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग लिख के मुझे बताएंगे और नेक्स्ट टाइम में मैं आप लोगों से इसका एक्सप्लेनेशन पूछूंगी, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। मैं चाहूंगी कि आप लोग घर में बैठ के इसके बारे में सोच विचार करें, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको अब काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न दे रही हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग तोड़ मड़ोड़ के खोज वोज के इसका आंसर मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में बताएंगे और नेक्स्ट सेशन में यही क्वेश्चन फिर से फर्स्ट पेज में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में यही क्वेश्चन फिर से फर्स्ट पेज में रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आंसर चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, मेहरुनिसा बेगम ने। ठीक है, तो हमने अभी देखा था हुमायूं की पहली पत्नी का नाम क्या है? हाजी बेगम, हाजी बेगम, और इसको हम बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं। के नाम से जानते हैं? बेगा बेगम के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया अभी वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था मिर्जा घियास। और अभी हम देख चुके हैं, है ना, उस मकबरे को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पहला उद्यान मकबरा है, पहला उद्यान मकबरा है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली में स्थित, इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। याद रहेगी जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अभी सेम टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना, सेम टाइप से घटना चक्र में जैसे सेम दिखा रहता है ना, वैसे टाइप से, ताकि आपको चीजें जो है वो जल्दी से याद हो जाए। तो मध्यकाल की हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो याद रखिएगा शेरशाह। अब शेरशाह के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, शेरशाह सूरी, ठीक है जी। चलो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी, शेरशाह शेरशाह सूरी जो था वो था सूर्यवंश का संस्थापक, सूर्यवंश का स्थापक। और इसका टाइम पीरियड था 1540 से 1545। इसका टाइम पीरियड था 1540 से 1545 ईस्वी, ठीक है। फिर से हम इसके बारे में रिवीजन करते हैं।
बचपन का नाम फरीद। बहार खां लोहानी ने इन्हें उपाधि दी शेर खां, क्योंकि इन्होंने शेर को पराजित कर दिया था, तलवार की एक ही वार से मार दिया था। ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध जब इन्होंने जीता, चौसा का युद्ध जब इन्होंने जीता किसकी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि। चौसा का युद्ध इन्होंने जीता तब एक उपाधि धारण की, एक उपाधि थी शेर शाह की उपाधि। चौसा का युद्ध जब इन्होंने जीता तो किसकी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि। उसके बाद मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, जब फाइनली बहार खां लोहानी की मृत्यु होती है, उसकी विधवा से शादी करता है शेर शाह सूरी, है ना, और उसके बाद वो कालिंजर के शासक को भी पराजित करता है, उसकी विधवा से भी शादी कर लेता है। उसके बाद वो बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करता है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करता है तो एक उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि था देवकी? भूल जाओ ना, कल ही पढ़ाई थी, बताई थी, रैयत ए आला। बंगाल के शासक नुसरत शाह को जब ये पराजित करता है तो एक उपाधि धारण करता है, और वो उपाधि थी रैयत ए आला। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आप लोग मुझे फटाक से कमेंट करके बताओ कि शेर शाह सूरी ने कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया। ठीक है, तो याद कर लेते हैं, शेर शाह सूरी के द्वारा कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित स्थापत्य, सबसे पहले अगर हम बात करें किला ए कुहना मस्जिद, किला ए मस्जिद, ये हो गया पहला, किला ए कुहना मस्जिद। उसके बाद हम देखे थे पुराना किला दिल्ली, पुराना किला दिल्ली। उसके बाद हम देखे थे रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, ये हो गया आपका तीसरा। उसके बाद हम देखे थे सड़क ए आजम, ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाती थी? बंगाल से पेशावर, पाकिस्तान तक। ठीक है, बंगाल से पेशावर तक सड़क जाती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड किया, बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज कर दिया ग्रैंड ट्रंक रोड में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, यह जो रोड है पहले ना उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। पहले यह जो रोड है वो उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे ही निर्माण करवा दिया था उत्तरा पथ के नाम से, लेकिन ये उतना अच्छे से इसे डेवलप नहीं किया गया था। उसको अच्छे से बनवाया, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था शेर शाह सूरी ने। बाद में यही रोड जो है वो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में और भी अच्छे से बनवाया गया, और अंग्रेजों ने इसका फाइनली नाम रख दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, लेकिन शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड में इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था एक लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शेर मंडल। उसके बाद इनका मकबरा, इन्होंने अपना मकबरा जो है वो बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, मकबरा बनाना स्टार्ट किया था सासाराम
बिहार में। लेकिन बाद में जब इन्होंने फिर से कलिंजर का अभियान चलाया तो जो आग्नेयास्त्र है यानी कि तोप का गोला है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र जब ये चला रहे थे है ना, तो वो दीवार को उड़ाने के चक्कर में थे, तो गलती से जो आग का गोला है वो शेर खां के ऊपर आ गिरता है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और कई बार से पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो एक सरोवर के बीच में स्थित है, सासाराम बिहार में। ठीक है, ओके, तो इतना याद रखिएगा आप लोग शेर शाह सूरी के बारे में, और जीटी रोड के बारे में आपको याद रखना है। और मैंने बताया था कि शेर शाह सूरी के बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में जो इनकी आत्मकथा है, कौन सा था जी, कल मैंने बताया था, तारिक ए शेर शाही। कुछ याद नहीं रहता है आप लोगों को, तारिक ए शेर शाही कई बार से पूछा गया है ना। शेर शाह सूरी की रचना कल की क्लास में मैंने बताया था, तारिक ए शेर शाही की रचना किसने की है, तारिक ए शेर शाही की रचना किसने की है, जिसमें हमें शेर शाह सूरी के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो चलती है, पता चलती है। शेर शाह सूरी है ना, तारिक ए शेर शाही के रचनाकार कौन है, अब्बास खां सरवानी। ठीक है, तो अब्बास खां सरवानी ने भाई तारिक ए शेर शाही की रचना की हुई है। ठीक है, ओके, तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे फुल डिटेल में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाही। तो दिल्ली शासन के पराभव के उपरांत, पराभव मतलब पतन, कहीं कहीं पे अगर लिखा रहेगा पराभव तो घबराना नहीं है, पराभव मतलब होता है पतन। तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत सबसे पहले ऐसा कौन सा शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया था, तो वो शासक था हुमायूं। ठीक है, वो शासक कौन था, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF भर्ती 2026, योग्यता 10वीं पास। तो CAF है ना, इसकी क्लासेस भी हमारे साध्य PSC एकेडमी में चलाई जा रही है ना। क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो ही गई है, अभी अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है CAF भर्ती की। ठीक है, तो इसकी क्लासेस भी साध्य PSC एकेडमी में स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे बच्चे जो 10वीं पास हो गए हैं और CAF में जाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी जो है वो साध्य PSC एकेडमी में करवाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जरूर ध्यान देंगे भाई, और हमारे कोर्स का लाभ आप लोग जरूर उठाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, 1532, 1531, 1533 और 1536। चुनार का घेरा प्रथम बार हुमायूं ने कब डाला था, चुनार का प्रथम घेरा बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। चुनार का प्रथम घेरा हुमायूं ने सन 1532 ईस्वी में डाला था, तो याद रखिएगा है ना, कल की क्लास में हम लोग देखे थे चुनार का प्रथम घेरा हुमायूं ने कब डाला था, 1532 ईस्वी में डाला था। तो टाइम बहुत कम है, हम लोग फटाफट बाकी सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1532 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। इस कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न है और आप लोगों को इसका आंसर जो है वो बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ठीक ठीक, डी वालों का आंसर सही है भाई। देखो, जब हम लोग पढ़े थे है ना, जब हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़े थे तो सबसे पहले अगर हम बात करें है ना, तो हमने एक ट्रिक पढ़ा हुआ था, हसीन मासूक साथ, हसीन मासूक साथ, ये ट्रिक हमने पढ़ा था। तो मैंने बताया था यहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग, नंद वंश,
मौर्य वंश, उसके बाद हम देखे थे शुंग वंश, फिर देखे थे कण्व वंश, फिर हम देखे थे सातवाहन वंश। ठीक है, याद रखिएगा, ह से हो जाएगा आपका हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो मैंने क्या बताया था कि मौर्य वंश के बाद ये जो 3 वंश है ना, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, मैंने क्या कहा था, मौर्योत्तर काल कहा था। मतलब मौर्यों के बाद आने वाला जो काल था उसको मैंने कहा था मौर्योत्तर काल। अब यहाँ से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको याद होगा राजा महाराजा के नाम तो आप लोग आसानी से बता पाओगे, और मैंने इसको अच्छे से आप लोगों को लिखवाया था और इसके सबसे प्रमुख शासकों को भी लिखवा दिया था। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो तुरंत आंसर जो है वो बता पाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। आंसर बताएंगे जी यहाँ पर। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हो कि मौर्य के बाद कौन सा वंश आया है, शुंग आया है, और पुष्यमित्र शुंग था जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी। मैंने बताया था कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की, और उसने कण्व वंश की नींव रखी और उसने सिंहासन जो है वो हथिया लिया था। तो याद रखिएगा कि जो अंतिम शुंग राजा था, जिसकी अंतिम शुंग राजा कौन था, देवभूति था, की हत्या वासुदेव ने की, उसकी मंत्री वासुदेव ने की और कण्व वंश की नींव रखी। उसी तरह है ना, एक जो कण्व शासक था सुशर्मा, ठीक है, जिसको मैंने आंध्र कहा है या आंध्र लिखा है ना, तो ये जो कण्व शासक था जिसको हमने आंध्र कहा है, जिसका नाम है सुशर्मा, है ना, कण्व शासक है जिसको हमने आंध्र कहा है, जिसका नाम है सुशर्मा, है ना, जो कि कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। ठीक है, तो जो सिमुक है, सिमुक, तो सुशर्मा ने सिमुक को मार डाला, जिसको मैंने यहाँ पे आंध्र लिखा हुआ है ना, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। तो जो आंध्र था उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सुशर्मा बोल रहे हैं, और इसने सिमुक को मार डाला। ठीक है, इसने सिमुक को मार डाला। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों आंसर जो है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पढ़ा दिया था मौर्योत्तर काल, तो वहां पर जाके इसके बारे में आप लोग डिटेल जानकारी जो है वो पता कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ, फिर मैं आज की क्लासेस जो है यहीं पर एंड करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-4 रचना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर मैं आज की क्लास जो है यहीं पर रखूंगी। ठीक है, मतलब यहीं तक रखूंगी आज की क्लास। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रचना से संबंधित प्रश्न पूछ रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछा गया है ना, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। तुजुक ए बाबरी था जो कि बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। इसको याद रखिएगा, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, इसको लिखा था बाबर ने तुर्की भाषा में। कल की क्लास में भी पढ़ाई थी। बाद में अकबर का संरक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाना ने का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खाना ने इसका क्या किया, अनुवाद किया। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, और यह बन गया अब बाबरनामा, बाबरनामा। आगे चल के हम लोग अकबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो
अब्दुल रहीम खाने खाना था ना, ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्नों में शामिल, ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। ठीक है, और इसकी माता का नाम है सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। और ये किसकी पत्नी थी? बैरम खां की पत्नी थी। बाद में बैरम खां की मृत्यु होती है तो अकबर सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है। ठीक है, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर जो है वो अब्दुल रहीम खाने खां की माता यानी कि सलीमा बेगम से भी विवाह कर लेता है। ठीक, ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है जी। आपको आज परीक्षित सर जी छुट्टी में हैं तो प्रॉपर नेक्स्ट सैटरडे से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, तो चलिए कुछ होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ रचना से संबंधित, है ना। स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता ये किसकी रचना है? ठीक है, लिख के आइएगा। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? ये दूसरा क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये किसकी रचना है? इसके अलावा बृहत संहिता ये किसकी रचना है? इसके अलावा याद रखिएगा मालविकाग्निमित्रम रचना है। योग सूत्र की रचना है। काम सूत्र, ये सारी रचना से संबंधित क्वेश्चन है ना, ये रचना से संबंधित प्रश्न है। संबंधित प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। इतनी सारी मैंने रचना का नाम लिखा हुआ है ऊपर में, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और दो दो सरल रचना का नाम और मैं लिखवा रही हूँ, है ना, जिसको आप लोग रट के बैठे हुए हैं। मेगास्थनीज की रचना का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख, मेगास्थनीज। और दूसरा है चाणक्य की रचना। मेगास्थनीज की रचना का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। और दूसरी है चाणक्य से संबंधित रचना को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। और एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या मौर्य काल में, है ना, वैश्यावृत्ति प्रचलित थी? और महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देंगे। अगर कोई बच्चा मेरे से मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की स्थिति के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू। और हमारा जो क्लास अच्छा लगा होगा तो आपको, है ना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न लेकर आते रहेंगे हमेशा की तरह, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको नई नई जानकारियां चाहिए तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और या तो हमारे दिए गए नंबर में भी आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा सादे पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन है, अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप वहाँ पर जाके ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, है ना। बहुत ही सस्ते दाम पे आपको ई बुक मिल जाएंगे। और आज का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।